अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एक्टिव पैसिव वॉइस है। ये इंतहाई आसान लेक्चर है, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट होगा। इसमें हम तमाम चीज़ें कवर करेंगे, यानी जो एक्टिव पैसिव वॉइस में बन सकते हैं, आज तक किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट के अंदर आ सकती हैं। तो इंतहाई आसान लेक्चर है, आपने ये सुनना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी शो हो रहा होगा। और आप हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं, जिसके ऊपर हमने आगे फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी शेयर करना है। तो आइए चलते हैं इसमें। अच्छा, अब ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी जो सिंपल हम टेंस पढ़ रहे होते हैं, टेंसेस को, तो वो जो टेंसेस होते हैं बेसिकली हमारे पास वो यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में होते हैं। उसी को हमने चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में। तो इसके लिए टोटल हमने करनी होती है 5 चेंजेस। देखो इंतहाई आसान है। उन 5 चेंजेस में से मज़े की बात तो ये है कि हमने सिर्फ एक चेंज को याद रखना है और 4 चेंज को याद ही नहीं रखना। मतलब आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस यानी समझनी है या याद रखनी है। सिर्फ एक चीज़, अगर आपको वो एक चीज़ याद है तो समझो आपको पूरी एक्टिव पैसिव वॉइस आती है। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं किस कदर आसान है एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, अब ये 5 चेंजेस कौन कौन सी है, पहले आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को चेंज करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद मेन वर्ब, चौथे नंबर पे हमारे पास हमने प्रेपोजिशन ऐड करनी होती है, बाय या विद। बाय किसके लिए यूज़ होता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए। विद किसी पर्सनल नाउन के लिए। अभी हम देखते हैं, मैं आपको सिंपली अभी बता रहा हूँ। और जो 5वीं चेंज है वो है हेल्पिंग वर्ब की, यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी हमने चेंज करना होता है। अब देखो ये है टोटल क्या? 5 चेंज। अब ये जो 5 चेंजेस हैं हमारे पास, ठीक हो गया, ये 5 चेंजेस हैं। मज़े की बात ये है कि हमारे पास ये जो पहली 4 चेंजेस हैं ये हैं परमानेंट। अच्छा, जो भी चीज़ परमानेंट होती है किसी भी चीज़ के अंदर तो उसको हम याद नहीं करते। बात ही ख़त्म हो गई, ये तो काम ही आसान हो गया। इट मीन्स हमने सिर्फ 5वीं चेंज को याद रखना है, जो कि किसकी है? हेल्पिंग वर्ब की। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को हमने याद रखना है, तो समझो हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली 4 चेंजेस परमानेंट हैं, ये किस तरह से हैं इसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने याद रख लेनी है कि जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस में जो एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी जो मेन वर्ब रहेगी हमारे पास, कोई भी टेंस होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है ना, जो भी होगा, मोडाइल वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो भले हो जाए, जो मेन वर्ब है हमेशा हमारे पास क्या रहेगी? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बात ही ख़त्म हो गई, यानी वर्ब का रोला ही नहीं है, हमने वर्ब को कोई और फॉर्म देनी ही नहीं है। इट मीन्स कि जब हमने एक्टिव वॉइस से, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में जाना है तो जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। बात ही खत्म होगी वर्ब की। तो यानी उससे पहले सेंटेंस में जो भी वर्ब है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखो ये हमेशा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या इसे हमें याद करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज है। हर, यानी यूँ समझे, हर टेंस के अंदर पूरी पैसिव वॉइस में ही वर्ब ने रहना ही थर्ड फॉर्म है। तो वो एक जो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही तो उसे हम क्यों याद करें? हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बात ही ख़त्म है। दूसरी बात ये है कि जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और आसनेक क्या है हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट है। ये चेंज होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे होता है। अब ये दोनों काम जो हैं ये भी परमानेंट है, यानी हर पैसिव वॉइस में ऐसे ही होगा। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारे पास 2 और परमानेंट चेंजेस। ये हमेशा यानी क्या है? परमानेंट ही चेंजेस हैं। ये बात भी हमें समझ आ गई। कैसे? देखो पहले हमने क्या कहा कि जो वर्ब है, जब यानी हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है हमारे पास और ये जो है आगे पैसिव वॉइस है, कि पैसिव वॉइस में जाते वक्त हमें क्या चेंजेस यानी नज़र आ रही हैं। तो इंतहाई सिंपल, हमने वही कहा कि एक तो ये है कि इससे पहले जो भी हमारे पास वर्ब है यानी एक्टिव वॉइस में, जब वो पैसिव में जाएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। समझ आ गई बात? अच्छा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में जाते वक्त वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में जाते वक्त वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इंतहाई आसान। ये देखो ये 3 चेंजेस हैं, ये परमानेंट चेंजेस हैं।
ये तो बड़ी सिंपल बात होगी। अब जो चौथी चेंज है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रेपोजिशन की। जो प्रेपोजिशन होती है वो हम दो यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं बाय और एक यूज़ करते हैं विद। ये भी हम तब करते हैं जब हमने सेंटेंस के एक्टिव वॉइस वाले को पैसिव वॉइस में करना होता है। अब बाय और विद कैसे यूज़ करते हैं ये अभी मैं आपको यानी एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कितने देखें चेंजेस हो गए, नंबर 1 2 3 4। ये जो 4 चेंजेस हैं ये हैं परमानेंट चेंजेस, यानी इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो 5वीं चेंज है यानी हेल्पिंग वर्ब की, वही दर हकीकत हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते वक्त काम आती है। यानी यही एक कंपोनेंट है या एक समझो चेंजेस है जो असल में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा होता है। बाकी 4 चीज़ें कन्वर्ट नहीं कर रही होती या उनका इतना कंसर्न नहीं होता जितना इस एक चीज़ का है। उसमें होता क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो जाके पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। यानी जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब से चेंज होता है। यही चीज़ यानी एक लिहाज से डिफरेंशिएट करती है एक्टिव सेंटेंस में और पैसिव सेंटेंस में। हम पहले थोड़ा सा प्रेपोजिशन को देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं एग्जांपल के ऊपर। आपको 1 सेकंड में समझ आ जानी चाहिए। प्रेपोजिशन हम दो यूज़ करते हैं, बाय और विद। अच्छा, जो बाय होता है ना किसी हम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करते हैं, या यूँ समझो जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो जिंदा चीज़ें नहीं होती, उसके लिए हम प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। और विद है वो हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन को। उसके बाद हमारे पास बचता है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की बेस पे हमने आगे बताना है कि आया जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ जी, अब इस एग्जांपल को देखो कि ही मैनेज द शॉप वेरी वेल। इसमें अगर हम देखें यानी इस सेंटेंस को, इसमें ही क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, मैनेजेस क्या है वर्ब है, द शॉप क्या है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वेरी वेल जो है इसे हम बोल रहे होते हैं एडवर्बियल। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो कंसर्न है वो ऑब्जेक्ट तक है, हमने एडवर्बियल को चेंज नहीं करना। अब देखो यहीं पे हम चेंजेस करते हैं वही अपनी 5, यानी हम सब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले आते हैं सब्जेक्ट की। ये पहली चेंज होगी, ये दूसरी चेंज होगी। जो वर्ब है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये तीसरी चेंज होगी। उसके बाद हमने लगाना है प्रेपोजिशन, ठीक है ना, वो क्या होगी हमारे पास चौथी चेंज। फिर हमने जो 5वीं चीज़ है वो 5वीं चेंज जो है वो लगानी है हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि आखिरी में वही है। पहले मैं आपको ये पहले जो 4 चेंजेस है वो करके दिखाता हूँ ताकि उसकी समझ आए। और ये याद रखना है, ये जो एडवर्बियल होगा यानी ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो भी चीज़ होगी उसको हमने नहीं छेड़ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर यहाँ पे लास्ट में जैसे लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी वो लास्ट पे ही लिखा होगा। आपने दी शॉप के साथ वेरी वेल को फर्स्ट पे नहीं लेके आना, वो अगेन वहीं पे ही रहेगा जहाँ पे उसकी प्रीपोजिशन है। कैसे, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला सेंटेंस, उसको नीचे वाले से अगर आपने कंपेयर करना है तो ही मैनेज द शॉप वेरी वेल। अब देखो द शॉप क्या था, अब सब्जेक्ट बन गया नीचे वाले सेंटेंस में, यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इज़ को अभी आप छोड़ दें, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। जो मैनेज था पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब वो मैनेज्ड हो चुका है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी चेंजेस। अच्छा, बाय यहाँ पे हमने क्या लगाया प्रेपोजिशन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि आगे हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कोई लिविंग थिंग है। अब ये मैं अगेन आपको प्रेपोजिशन की एग्जांपल देता हूँ। और यानी हमने देखो नीचे मैंने लिख दिया 4 चेंजेस, सब्जेक्ट आ गया नंबर 1 चेंजेस, नंबर 2 पे मैनेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, नंबर 3 पे प्रेपोजिशन हमने बाय लगा दिया, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट यानी चौथी, ये 4 चेंजेस आ गई। अच्छा, इसमें अभी एक चेंज जो है हेल्पिंग वर्ब वाली वो हमने अभी चेंज करनी है। जो एडवर्बियल था जो अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो वैसे लास्ट पे ठहरा हुआ है, एक्टिव वॉइस में भी वो लास्ट पे ठहरा हुआ था, अब पैसिव वॉइस पे भी वो लास्ट है, यानी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एडवर्बियल या कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चेंज होगा यानी कोई चीज़ आएगी उसको हमने नहीं छेड़ना, वो वैसे का वैसा वहीं पे रहेगा, उसको हमने कुछ नहीं करना। ठीक हो गया यहाँ तक। अभी हम देखते हैं प्रेपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी इसको हम कैसे इसका जो है आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। आप इन 2 एग्जांपल में देख सकते हैं कि अली किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। यहाँ पे हमने विद लगाया, आगे स्टिक क्या हमारे पास, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने प्रेपोजिशन विद लगाई। अच्छा, द स्टूडेंट वाज बीटन बाय अ टीचर। तो एक जो स्टूडेंट है वो बीट किया गया किसी टीचर से। अब टीचर क्या हमारे पास कोई लिविंग थिंग है, यानी कोई एक डूअर है, एक्शन करने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय लगाया।
यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन विद या बाय लगाएंगे तो बाय जो है वो हम लगाएंगे लिविंग थिंग के साथ, और जो विद होगा वो हम लगाएंगे नॉन लिविंग थिंग के साथ। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि इसको बोला हेल्पिंग वर्ब को। इससे आसान शायद आपको कहीं पर भी ना मिले। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है फिर तो बात ही ख़त्म है। मैंने अगर आपको इस यानी लिहाज से समझाता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे पासिव वॉइस में कैसे जा रहा है, इसी चीज़ को मैंने एक और अंदाज में आपको समझाया हुआ है। मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये उससे भी आसान तरीन तरीका है। कैसे भला? मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का हमारे पास यानी टेंस है, उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो ये वाले हैं, हैज़ है, हैव है, हैड है या विल शिल हैव है। यानी ये ऑलमोस्ट सारे के सारे कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट टेंस है। जहाँ पे भी किसी एक्टिव वॉइस के टेंस में ये वाले यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो होंगे, यानी हैज़, हैव, हैड या विल शिल के साथ हैव यूज़ होगा, उसको पैसिव वॉइस बनाने में आपने वो 4 चेंजेस करनी है। पहले कौन कौन सी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे प्रेपोजिशन लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। जो उसमें 5वीं हेल्पिंग वर्ब की चेंज है उसमें सिर्फ आपने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, वो होगा बीन का। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ये आपके सामने एग्जांपल है। सपोज़ ये देखो, ये पास परफेक्ट है, इसके अंदर हैड आ गया है। आप नीचे एग्जांपल देखें कि दे हैड प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट। अब देखो इसके अंदर इससे जो अगला वाला सेंटेंस है उसने वही 4 चेंजेस की। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे प्रेपोजिशन बाय लगाया उसने, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड लगाया। इन 4 चेंजेस के अलावा उसने सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा किया, बीन का। इसके अलावा उसने यानी कुछ नहीं किया। इसी से ऊपर जो सेंटेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है कि अली हैज़ रिटन अ लेटर, उसमें भी सिर्फ हैज़ के साथ उसने बीन का इजाफा किया हुआ है। इस तरह से अगर आप पास्ट में चले जाएं तो पास्ट के अंदर भी वही है, विल शैल हैव क्लीन्ड है तो उसने आगे हैव के साथ सिर्फ बीन एक लफ्ज़ का इजाफा किया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया हुआ। इट मीन्स के आप अगर यानी क्योंकि जब आप पेपर में बैठे होंगे, देखो ना, अगर पेपर में आपके सामने कोई एक ऐसा सेंटेंस आता है यानी जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़, हैव या विल शिल हैव के साथ कोई भी यूज़ हो रहा है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन ठीक होगा जिसके अंदर बीन का इजाफा हुआ होगा। देखो बात ही ख़त्म है, इंतहाई आसान। अच्छा, फिर दूसरा जो है, दूसरा ये है कि अगर किसी टेंस के अंदर हमारे पास ये वाले यानी एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, तो इसमें आपने सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, बीइंग का। यानी कोई भी आपको टेंस दिया गया है इज़, एम, आर का और आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? वो 4 चेंजेस आपने करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, वो देखो ना, वो तो परमानेंट चेंजेस है, हर टेंस में हमने करनी है। उसके अलावा किसी चीज़ का अगर हमने इजाफा करना है तो ये पैसिव वॉइस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है। तो ये जितने भी सेंटेंस होंगे इज़, एम, आर वाले, उसमें यानी जो जिस चीज़ का हमने इजाफा करना है वो सिर्फ किसका होगा? बीइंग का इजाफा करना होगा। कैसे? आप ये एग्जांपल देख सकते हैं हमारे पास, ये जो तीसरी और चौथी एग्जांपल लिखी हुई है, देखो उसने यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देखें, आई एम टेकिंग लंच, हमारे पास आ गया ना ING फॉर्म। अब देखो उससे आगे उसने क्या किया है? सिर्फ बीइंग का इजाफा किया है कि लंच इज़ बीइंग टेकन बाय मी। बाकी सारा कुछ वही सेम का सेम है। अच्छा, इसमें फिर नीचे आप सेंटेंस देखें कि आई वॉज डूइंग माई असाइनमेंट, तो माई असाइनमेंट वाज बीइंग डन। वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई, प्रेपोजिशन लगाई और फिर हमने क्या लगाया? सिर्फ इजाफा बीइंग का किया। मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाना चाहिए जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बजाय कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आगे पैसिव वॉइस में जा रहा है तो उसमें क्या होगा। ये आसान तरीन तरीका है कि आपने सिर्फ एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देखना है। अगर किसी टेंस के अंदर हैज़, हैव, हैड यूज़ हो रहा है तो आपने सिर्फ बीन का इजाफा करना है उन 4 चेंजेस के साथ। अगर उसमें इज़, एम, आर, वाज, वर आया हुआ है तो आपने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। बात ही खत्म है। देखो कितना आसान है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास ये 3 टेंस बच जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट और इससे नीचे ये वाले जो यानी मोडाइल वर्ब है हमारे पास, ये इंतहाई आसान है। फ्यूचर इंडेफिनिट है या मोडाइल वर्ब है, इसमें हमने सिर्फ बी का इजाफा करना है लफ्ज़। कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बी का, मिसाल अगर हमारे पास एक टेंस होगा यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कि शी विल अरेंज अ फेयरवेल।
अब देखो इसमें सिर्फ आगे हमने विल बी अरेंज किया है, यानी सिर्फ एक बी का इजाफा किया है। इस तरह से अगर आप मुख्तलिफ मॉडल वर्ब को देखें, यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब को जब हमने चेंज करना है तो हम जैसे कैन था तो कैन बी हमने कर दिया कि आई कैन सॉल्व, तो सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। कुड है तो कुड बी हो जाएगा, मे है तो मे बी, ये जितने भी हैं। ऑट टू है तो ऑट टू बी। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी होता है हमारे पास, इज़ टू होता है, ये भी मॉडल वर्ब में यूज़ होता है। हैज़ टू होता है, इज़ टू है तो इज़ टू बी, हैज़ टू है तो हैज़ टू बी हो जाएगा, वाज टू है तो वाज टू बी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से आई विल हैव टू। अच्छा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चले जाती है। आप ये नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो इज़ में तब्दील हो रही है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो किसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो कहता है अगर हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी टू बी में चेंज होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ सारों के साथ हमने बी का इजाफा करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने टू बी लगाना है। इसके आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, ये क्या एक्टिव वॉइस। अब वांट टू क्या है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लिखा हुआ है तो वांटेड टू बी हो जाएगा, यानी अगेन हमने सिर्फ बी का इजाफा करना है। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई आसान है, यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमें पता चल गया कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को आगे पैसिव वॉइस में लेके जाना है हमने इज़ एम आर का इजाफा करना है। ठीक है, कैसे, ये एग्जांपल देखें आप। ये पहली एग्जांपल लिखी हुई है कि सब्जेक्ट में, यानी अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जब उसे हम पैसिव वॉइस में ले रहे हैं तो हम इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं। अब इज़ एम आर कैसे, मतलब वही अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज़ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो साफ ज़रा हम फिर क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम यूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह से अगर पास्ट इंडेफिनेट हमारे पास तो हम फिर वाज वर यूज़ करेंगे आगे। यानी यूँ समझो ये जो सिंपल वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, जब ये पैसिव वॉइस में जाते हैं तो ये अपने से अगले सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये इज़ एम आर ले रहा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। पास्ट इंडेफिनेट है तो ये वाज वर ले रहा है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। लेकिन जो फ्यूचर इंडेफिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं होती, उसमें सिर्फ एक यानी बी लफ्ज़ का इजाफा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये तो था सारा टेंसेस का, कि अगेन वही चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर हैज़, हैव, हैड यूज़ हो रहा है तो आपने सिर्फ पैसिव वॉइस में बीन लफ्ज़ का इजाफा करना है, और वो 4 चेंजेस के साथ। अगर आपके साथ इज़ एम आर वाज वर आ रहा है, यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है जो कंटिन्यूअस टेंस है वो सिर्फ पास्ट और परफेक्ट का होता है, अपना पास्ट और प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर के नहीं होता। फ्यूचर में सिर्फ ये 2 फ्यूचर हैं जिनकी यानी पैसिव वॉइस बन सकती है, एक फ्यूचर इंडेफिनेट और एक फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब जो यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। ठीक है ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे इज़ एम आर वाज वर लिखा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, उसमें हमने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। अच्छा, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट हमें पता चल गया, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में करना है तो इसमें हमने क्या करना है, इज़ एम आर लगाना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनेट में हमने वाज वर लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने बी लगाना है, और ऊपर वो हमने कर लिया। फिर हमने मॉडल वर्ब की बात की, मॉडल वर्ब में भी हमने सिर्फ बी का इजाफा करना है। एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, टू प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो भी हमने जो है ना सिर्फ बी का इजाफा करना है। अब यही चीज़ मैं जो आपको बार बार समझा रहा हूँ कि चेंजेस आपने कौन से करने, ये देखें इसमें भी वही लिखा हुआ है। एग्जांपल 2 में देखें आप कि 5 चेंजेस हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, प्रेपोजिशन है, और फिर हमने सब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे एग्जांपल थी कि ही किल्ड आ स्नेक, तो आ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अच्छा, ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं सवालिया फ़िक्र, उनकी आसान तरीन है एक्टिव वॉइस। उसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि डू यू हेल्प द पुअर, उसके ये 3 तरीके ये वाले हैं कि पहले हमने जो सेंटेंस हमें गिवन है यानी क्वेश्चन फॉर्म में, उसको हमने सादा सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने डू को ख़त्म किया, यू हेल्प द पुअर, ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में अब ये जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ये कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका हो गया कि हमने यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में 4 चेंजेस करनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा कि द पुअर आर हेल्प्ड बाय यू। अब यहाँ पे आ गया, फिर इसका जो आर है ये हमने बाहर निकाल देना है कि आर द पुअर हेल्प्ड बाय यू।
तो ये क्या हम बन गया, अब हमारे पास पैसिव वॉइस बन गई किसकी, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो यानी कुछ वर्ड होते हैं वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये अगर आ जाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास के वाई आर यू अब्यूजिंग मी। अब अगर इसको हमने बनाना है पैसिव वॉइस में, तो पहले मैं इसका वाई ख़त्म करूँगा, इसको सादा बनाऊँगा कि यू आर अब्यूजिंग मी, ठीक है ना। फिर इसको मैं क्या करूँगा, पैसिव वॉइस में बनाऊँगा। फिर अगेन इसको एम आई बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, यानी पैसिव वॉइस बना के इसको इंटरोगेटिव बनाऊँगा। फिर जो वो WH फैमिली वर्ड होगा वो मैं इससे स्टार्ट में लगा दूँगा। तो ये हमारे पास यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। ये मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ, आपने जस्ट इनको रीड आउट कर लेना, इंतहाई आसान है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं हु वाले फ़िक्रे, यानी जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि हु ड्रिंक टी। अब देखो इसी सेंटेंस को मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु ड्रिंक टी। अब इसमें हु क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्रिंक वर्ब है, टी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको वही चेंज करो, टी जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगी, इज़ ड्रंक बाय होम। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी पैसिव वॉइस आ गई। क्यों, क्योंकि ड्रिंक जो था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो जब वो पैसिव वॉइस में गया तो उसमें हमने इज एम आर लगाना है। अच्छा, जब ये बन जाता है इस तरह के टी इज़ ड्रंक बाय होम, क्योंकि अब ये यानी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है हम वो बाहर निकाल लेंगे। दूसरे सेंटेंस में आप देखें कि इज़ टी ड्रंक बाय होम, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, फिर इसका अगला जो स्टेप है वो ये कि अब ये जो बाय होम है इसको हमने स्टार्ट में लेके आ जाना कि बाय होम इज़ टी ड्रंक। तो ये इसके 3-4 स्टेप है मतलब वाइज। आपने ये भी याद रख लेना कि हु जो है सब्जेक्टिव केस है, और इसका जो होम है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है ना बाय होम, यही चीज़ उसने यहाँ पे देखो समझाई हुई है, मरलावाल। उसने यहाँ से आपने रीड आउट करना है इसको, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि पहले मरले में क्या किया हमने, दूसरे में क्या किया, और फिर तीसरे मरले में हमने क्या किया। तो ये जो हु वाले सेंटेंस है ये आपको समझ आ जाएंगे। नीचे इनकी अच्छी खासी एग्जांपल भी दी हुई है, तो आपने यहाँ से इसको रीड आउट कर लेना है। जो बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के ऊपर भी। अच्छा जी, उसके बाद एक और हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, जिसे हम यानी हुक्म या फ़िक्रे कहते हैं। ऐसे सेंटेंस यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे रीड द बुक। अब रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द बुक क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इनकी नफ़ी भी होती है, जैसे डोंट रीड द बुक या डोंट ड्रिंक टी, यानी डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंतहाई आसान है। ये वाला जो मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया ना, इसको अपने अपने पास लिख लेना है, वहाँ से शायद हो सकता है बुक से आपको समझना है। देखो इसको स्टेप वाइज समझें। ये है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। यानी इसको जब हमने पैसिव वॉइस चेंज किया, सबसे पहले हमने लेट का इजाफा करना है, उसके बाद यही ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बी का इजाफा करना है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको थर्ड कर देना है। देखो कितना आसान है। यानी देखो ना, इसको आपने साथ साथ लेके चलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट था, हमने लेट का इजाफा किया, फिर वही ऑब्जेक्ट आ गया जो भी ऑब्जेक्ट था, और फिर हमने बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि वाटर द प्लांट्स। अब वाटर क्या है हमारे पास, एक लिहाज से वर्ब है, और द प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने पहले लेट का इजाफा किया, उसके बाद द प्लांट्स आया। देखो वही लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी वाटरेड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे वही बात, यानी लेट के बाद हमने वही ऑब्जेक्ट लिखा, और फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। लेट के बाद हमने वही ऑब्जेक्ट प्लांट लिखा, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ये एग्जांपल भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास लेट वाले फ़िक्रे होते हैं, वो इंतहाई आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट मी रीड द बुक। अब नीचे इसकी एग्जांपल भी है, यहाँ देखिए ये वही मैंने सेंटेंस लिखा है कि लेट मी रीड द बुक। अब यहाँ पे लेट को छोड़ दें आप, मी क्या है सब्जेक्ट है, रीड क्या है वर्ब है, द बुक क्या है ऑब्जेक्ट। वही 4 चेंजेस करें, लेट को छोड़ दें, द बुक को पहले ले आएँ। यहाँ पे अब हमारे पास लेट है तो हमने बी का इजाफा कर दिया, बी रीड बाय मी। अब जो मी था पहले सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, लेट वाले सेंटेंस है। तो ये है टोटल आपके पास यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, जो यानी एक लिहाज से आती है किसी भी कंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर। इससे ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस कहीं पर भी नहीं आती। तो ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल में अब लेक्चर अच्छा खासा लार्ज हो चुका है, तो आपने ये सारे नोट्स पढ़ने हैं, लेक्चर लेना है। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई भी आपका सवाल बनता हो। आपने फिर करनी है प्रैक्टिस के लिए मैंने कल से आपके साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देनी है। जो भी आपको सवाल हो, जो चीज़ आपको ना आ रही हो, तो आपने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लेना है। ये नंबर जो है आपके सामने शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।